नमस्कार, स्वागत है आपका आईपीओ वॉच में, खास शो जहाँ पे हम बात करते हैं आईपीओज़ की। और आज आईपीओ का एक मैनेजमेंट जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारे साथ में है। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं अरुण माहेश्वरी जी, जो कि हैं जॉइंट एमडी एंड सीईओ जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के। बहुत स्वागत है अरुण जी शो पे। नमस्कार सर। नमस्कार लवजीत जी। और अरुण जी जॉइंट एमडी एंड सीईओ हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के, और उनके साथ में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आईपीओ आ रहा है जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसमें क्या खास बात है, क्या हाइलाइट्स हैं, और किस तरीके से निवेशकों के लिए कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो उन्हें जो कि हम कंपनी से समझ सकते हैं, मैनेजमेंट से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अरुण जी, इसकी शुरुआत की बात करना चाहूंगा कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूँ ये ग्रुप के लिए ही पोर्ट्स बिजनेस में ये कंपनी शुरू हुई थी और ग्रुप के लिए ही काम कर रहे थे। नहीं, आपका सोचना एकदम सही है। काफ़ी हद तक काफ़ी लोग ऐसा ही सोचते रहे हैं एंड ये कंपनी की शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी। जब जेनेसिस ऑफ द ग्रुप हैज़ बीन 2002-2004 में जब हम लोगों ने ये वर्टिकल चालू किया था जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें पोर्ट बिज़नेसेस का काम है ये, बंदरगांव का काम है। हमने पहला अपना काम चालू किया था गोवा पोर्ट से। गोवा में एक हमारा टर्मिनल हम लोगों ने एक्वायर किया था। उस प्राइमरीली वो जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसडब्ल्यू एनर्जी के लिए ग्रुप कार्गो को हैंडल करने के लिए चालू किया गया था। बिकॉज़ ये दोनों प्रोसेस इंडस्ट्री है जिसका सप्लाई चेन हम लोग किसी के हाथ में दे नहीं सकते। बिकॉज़ इसको अपना पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में रहना चाहिए। तो उस हिसाब से इसका जेनेसिस वहाँ से चालू हुआ था। जैसे-जैसे ग्रुप बढ़ता गया वैसे-वैसे हम लोगों ने दूसरे पोर्ट बनाते गए और 2018 तक हम अधिकतम कार्गो ऑलमोस्ट 100% कार्गो हम लोग ग्रुप का ही हैंडल करते थे। 2018 के बाद में हमने रियलाइज़ किया कि एसेट्स तो बना दिए हैं, हिंटरलैंड भी काफ़ी अच्छा है, बिज़नेस भी काफ़ी ठीक है एंड इंडिया इज़ अ ग्रोइंग प्लेस। तो क्यों ना इसको एक अलग से एक बिज़नेस के रूप में बनाया जाए पूरा, जैसे बाकी के और ग्रुप्स हैं इंडिया में। तो उस हिसाब से 2018 के बाद में हम लोगों ने एक्सटर्नल बिज़नेस के ऊपर काफ़ी जोर दिया है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है और काफ़ी बिडिंग और एक्विजिशन जो भी 2018 के बाद में किया है, वो सारा का सारा थर्ड पार्टी बिज़नेस को लेके किया है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट इफ आई हैव टू टेल यू 2019 में हमने टोटल 35 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया। उसमें से 6% ही थर्ड पार्टी का बिज़नेस था। जो 2023 में हम लोगों ने 93 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया और उसमें 33% वाज़ थर्ड पार्टी बिज़नेस। एज़ ऑन जून 23 37% हो गया ये बिज़नेस शेयर। So it has been growing. It is a good business. It requires a deep pocket, a good balance sheet, good governance structures, and you should have a ability to grow it. Attitude होना चाहिए, passion होना चाहिए, initiative होना चाहिए. India offers every opportunity. डेफिनेटली सर। और जितना मैं समझ पा रहा हूँ और दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सप्लाई चेन के बैकवर्ड इंटीग्रेशन में आपने इसको शुरू किया और उसके बाद Exactly. मेड अ बिजनेस आउट ऑफ इट, कंप्लीट एन इंडिपेंडेंट बिजनेस आउट ऑफ इट। और ग्रोथ अच्छी है, जिस आप पीरियड की बात कर रहे हैं जो 2018 से लेकर के और हाल ही तक। और ये तब है जब इसके बीच में वो कोविड पीरियड भी था, जो कि बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो बिजनेस पीरियड रहा होगा। नहीं, हमारे केस में वैसा नहीं था बिकॉज पोर्ट एसेंशियल सर्विसेज में आता था तो पोर्ट चालू रहे थे और रादर हमारा जो ग्रोथ था वो अनइंटरप्टेड था ड्यूरिंग दैट टाइम आल्सो एंड वी वर कंटिन्यूअसली ग्रोइंग। तो पिछले 3 साल में अगर मैं देखूं तो हमारा वॉल्यूम और या रेवेन्यू या सभी कुछ हमारा 40% के सीएजीआर पे ग्रो हुआ है पिछले 3 साल में। तो बिकॉज हमने कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट चालू किया 2018 के बाद में ऑन द थर्ड पार्टी बिजनेस काफी एग्रेसिवली हम लोग कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहे थे। तो उसका रिजल्ट अभी ये नतीजा अभी आ रहा है कि हम लोग इतना ग्रो करके इस लेवल तक पहुंच पाए कि हम 93 मिलियन टन लास्ट ईयर हैंडल किए। जी, ठीक है। तो इसमें लेकिन बेस इफेक्ट भी है, तो इसलिए इस ग्रोथ को अभी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर में कि इसका फ्यूचर किस तरीके से देखते हैं। लेकिन उससे पहले आईपीओ पे आ रहा हूँ वापस से। ये जो फंड रेज हम करने जा रहे हैं, इसका हाँ एलोकेशन और इसको एक बार अगर थोड़ा-सा एक व्यू दे पाएँ कि किस बिल्कुल तरीके से जो इतना पैसा और उसको कहाँ-कहाँ एलोकेट करने जा रहे हैं? बिल्कुल। टोटल हम लोग 2800 करोड़ रुपए का आईपीओ लेके आ रहे हैं। उसमें से 1200 करोड़ रुपया केपेक्स में जाएगा जो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन से हमारा एक एलपीजी का हम टर्मिनल लगा रहे हैं जिसमें लगभग 900 करोड़ रुपया जाएगा। एक हम कंटेनर टर्मिनल हम लोगों ने लिया था एज अ थर्ड पार्टी बिजनेस, वो काफी अच्छा चल रहा है तो उसको अपग्रेड कर रहे हैं, उसमें 150 करोड़ रुपया चला जाएगा और कुछ छोटे और कैपेक्सेज है। कुल मिला के 1200 करोड़ रुपया केपेक्स में चला जाएगा। 880 करोड़ रुपया हमारा लोन रिपेमेंट में जाएगा। एक हमारा लोन है फॉरेन करेंसी, उसको हम रीपे कर रहे हैं एंड 700 करोड़ रुपया हमारा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए रहेगा। तो इस हिसाब से 2800 करोड़ रुपए का डिप्लॉयमेंट होगा। जी। और इसके बाद क्या हम ये समझें कि इसके बाद कंपनी डेट फ्री हो जाएगी कंप्लीटली? आफ्टर द आईपीओ प्रोसीड्स आईपीओ मनी विल बी कंप्लीटली डेट फ्री। एज ऑन 31 मार्च हमारे पास में जो नेट डेट था 2200 करोड़ रुपए का था, उसमें से 900 करोड़ रुपए के लगभग अभी पेमेंट हो जाएगा फ्रॉम द आईपीओ प्रोसीड्स।
और कैश फ्लो अगले 6 महीने का हमारे पास में रहा है अप टू सितंबर तक का फ्री कैश फ्लो, और प्लस में हमारे पास में जनरल कॉर्पोरेट पर्पस का पैसा रहेगा। तो कुल मिला के हम लोग नेट डेट फ्री हो जाएंगे आफ्टर आईपीओ। जी, ठीक है, वंडरफुल। तो ये तो आपने ओवरऑल एक व्यू दे दिया कि जो पैसा आएगा और उसको कहाँ लगाएँगे। लेकिन उसके बाद जिसमें कि आप एलपीजी में प्लांट की बिल्कुल। भी बात कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ों की, तो ये जो एक्सपेंशन या जो-जो चीज़ें होंगी, उससे क्या-क्या कितना बढ़ने वाला है और उससे किस तरीके की ग्रोथ एक्सपेक्ट करी जा सकती है इन ईयर फ्यूचर? तो देखिए एलपीजी में हम लोग क्यों जाना चाह रहे थे, बिकॉज़ एलपीजी का प्रोडक्शन इंडिया में गिरता जा रहा है साल दर साल, और कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। और ज़्यादातर इम्पोर्ट जो एलपीजी का होता है वो मिडिल ईस्ट रीजन से होता है, और जिस पोर्ट पे हम लोग लगा रहे हैं, जिस बंदरगाह पे हम लोग ये लगा रहे हैं एलपीजी टर्मिनल, वो वेस्टर्न महाराष्ट्र में है, व्हिच इज़ एकदम वेरी क्लोज टू मिडिल ईस्ट है, और डीप ड्राफ्ट पोर्ट है। वेस्ट कोस्ट का वन ऑफ द डीपेस्ट ड्राफ्ट पोर्ट जयगढ़ है। तो हमें लगता है कि वहाँ पे हिंटरलैंड इज़ काफ़ी बड़ा है, और ट्रांसशिपमेंट हब भी बन सकता है वो एलपीजी का, तो इसके लिए हम लोग इतना बड़ा निवेश वहाँ पे कर रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ ये तो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन की बात हो गई। बट अगर मैं देखूँ तो आज के दिन हिंदुस्तान की ऑलमोस्ट 50% पोर्ट की क्षमता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट कर रही है फॉर पीपीपी मॉडल। वो चाह रही है कि प्राइवेट प्लेयर्स आए, वो मैकेनाइज मॉडर्नाइज करें अपने टर्मिनल्स को, और उसके हिसाब से उनको रेवेन्यू शेयर दें। This is a very, very good initiative which government has taken, and they have been taking it in the past also, and they continue to take like this. And हम लोग हिंदुस्तान में वन ऑफ द लार्जेस्ट टर्मिनल होल्डर्स भी हैं। हमें बिजनेस अच्छे से समझ में आता है, and हम इसको ग्रो कर सकते हैं काफी अच्छे से। एंड जिस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज आ रही है, इमेजिन गवर्नमेंट के पास में 1300 से 1400 मिलियन टन की टोटल कैपेसिटी है। अगर वो प्राइवेटाइजेशन में आती है अभी आने वाले कुछ सालों में, द अपॉर्चुनिटी व्हाट इज देयर इज इमेंस ऑन द टेबल। हिंदुस्तान में बड़े गिने चुने प्लेयर्स हैं जो पोर्ट सेक्टर में हैं। उसमें से हम लोग एक हैं जो मतलब सेकंड लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर है, और हमारे पास बैलेंस शीट है, एटीट्यूड है, पैशन है, ग्रोथ की इच्छा है, एंड ग्रुप हैज बीन वेरी वेरी ग्रोइंग। तो कुल मिला के एक बहुत अच्छा सिनेरियो हमारे लिए बन रहा है। अपॉर्चुनिटीज आर अनलिमिटेड, बैलेंस शीट इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, एंड वी हैव एटीट्यूड एंड पैशन टू ग्रो। नो डाउट अबाउट दैट, आप बहुत ही सही जगह पोजीशन्ड हैं और सही टाइमिंग है। लेकिन साथ ही साथ एक चैलेंज ये भी है कि ये जो सेक्टर है, ये अपने आप में थोड़ा चैलेंजिंग भी है। और जो अभी हम कॉम्पिटिशन की आप जो बात कर रहे थे, उसके अंदर में सरकार खुद भी एक कॉम्पिटिटर हो जाती है अभी तक, और वो वाला क्योंकि एक प्लेयर वो भी है। और उसके अलावा बहुत सारे और बड़े प्लेयर्स हैं जिनका कि और जिनके साथ में बहुत सारी कंट्रोवर्शियल स्टोरीज इधर हाल में हमने सुनी है। तो उसको देखते हुए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसा दिखता है, और क्या ये और कंसोलिडेशन जैसा कुछ हो रहा है या यहाँ पे डिसेप्शन जैसा कुछ हो रहा है? नहीं लवजीत जी, यू आर राइट इन सेइंग कि गवर्नमेंट इज आल्सो वन ऑफ द कॉम्पिटिटर, बिकॉज उनके खुद के भी पोर्ट चलते हैं। बट जिस हिसाब से गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, प्रोबेबली वो इस सेक्टर में बहुत ज्यादा खुद निवेश नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि उन्होंने 60-70 साल ऑलरेडी इसमें काफी निवेश कर दिया है। गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया है, नाउ दे वांट प्राइवेट प्लेयर्स टू पिक अप दिस एसेट्स। नाउ जिस हिसाब से भारत ग्रो कर रहा है, जिस हिसाब से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, जिस हिसाब से नंबर ऑफ प्लेयर्स इतने कम है, यहाँ पे इतना बड़ा पाई है कि कोई भी यहाँ पे आकर के ग्रो कर सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि एक या दो लोग या तीन या चार लोग ही ग्रो करेंगे। इट्स अ बिग पाई, एवरीबडी हैज अ रूम टू प्ले एंड एवरीबडी कैन ग्रो, एंड एवरी पोर्ट इज अ डिफरेंट इकोनॉमी। लाइक गुजरात कैन नॉट compete with उड़ीसा, और बंगाल कैन नॉट compete with महाराष्ट्र। These are different geographies, different economies. So everybody has a role to play, and everybody is contributing to the growth of the country. So I think pie is big enough. India opportunities are unlimited. हम लोग एक सही देश में सही टाइम पे और सही सेक्टर में है। So इससे अच्छा शायद कॉम्बिनेशन विद अ गुड बैलेंस शीट एंड अ गुड मैनेजमेंट, आई थिंक इससे अच्छा कॉम्बिनेशन मिलना वेरी रेयर होता है। ठीक है, और इससे अच्छा समरी नहीं हो सकता, इससे अच्छा समराइज नहीं किया जा सकता जो आपने इतना ब्यूटीफुली करा है 2 लाइन में। हाँ, और एग्ज़ैक्टली मतलब जो इतना ट्रेमेंडसली ग्रोइंग इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं इंडिया की, और वहाँ पे बिल्कुल अगर हम सर। पोर्ट बिज़नेस की बात कर रहे हैं जिसके बिना तो चीज़ें ग्रो करना नामुमकिन सा है। और उसके अलावा अभी हाल ही में हमने जी20 भी देखा है, तो उसको देखते हुए जिस तरीके से हमारे इकोनॉमिक जो टाई अप्स हैं बहुत सारे अलग कंट्रीज़ से, वो उसके अंदर में बहुत सारी ग्रोथ है। आपने सर 2018 से अभी तक में करीब 6x टाइप का ग्रोथ मुझे जहाँ तक एक अप्रॉक्सिमेट समझ में आता है। इसको अगर हम फ्यूचर उसमें देखना चाहें तो कितना हम इसको मेंटेन कर पाएँगे ग्रोथ का स्पीड, और या किस तरीके से देखते हैं आगे? देखिए ग्रुप की एक फिलॉसफी रही है टू कंटिन्यू टू ग्रो, वेदर इट वाज स्टील और एनर्जी और सीमेंट और इंफ्रा और एनी एनी सेक्टर वी हैव बीन। तो इट्स अ ग्रोथ ओरिएंटेड ग्रुप।
हम लोग कभी रुकने वाले नहीं है कि चलो हो गया अभी टांग ऊपर करके बैठ जाओ, वो है नहीं हमारा इंटेंशन भी नहीं है, ना हमारा वो एटीट्यूड है। तो एज अ कंपनी एज अ सेक्टर विल, एंड ये सेक्टर इतनी अपॉर्चुनिटी थ्रो कर रहा है कि, और बैलेंस शीट इज हमारे पास में है। जब बैलेंस शीट है और ये एक्टर में सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज है, who would like to sit idle? Anybody with a growing mind would continue to grow. मैं लवजीत जी यहाँ पे बोलूंगा कि कई बार हमें लगता है कि हम लोगों को भी रियलिटी नहीं लगती कि इतना अच्छा सेक्टर है, इतनी अच्छी कंट्री, इतनी अच्छी बैलेंस शीट है, एंड ऐसे सितारे बैठे हुए कि अगर हम कुछ नहीं करें तो भी ग्रो होंगे। तो इट इज इन दैट सेक्टर, द लैंड इज सो फर्टाइल कि यहाँ पे बीज पड़े हुए, कुछ हो ना हो अपने आप उगेगा। So I think beauty of this sector in particular is also like that, because you don't have to do much with this sector. आपको बिजनेस नहीं करना है, आपको तो केवल उसको मैनेज करना और ग्रो करना, और ज्यादा से ज्यादा जितना आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा, क्योंकि यहाँ तो इनफ्लो और जो वो है एक्सचेंज ऑफ थिंग्स है, और इतना वो इतना बड़ा है अपने आप में, और वो ग्रो हो रहा है कि आपके लिए तो बहुत इजी है। ऑल यू नीड टू डू इज मैनेज इट बेटर एंड डू इट। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखिए, इकोनॉमी ऑफ $4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को अगर 10 ट्रिलियन होना है अगले कुछ सालों में, इट कैन नॉट हैपन विदाउट टचिंग द शोर्स। एनी इकोनॉमी यू सी 1700s में, आप अमेरिका देख लो, उसके बाद में यूरोप देख लो, उसके बाद में चाइना देख लो, अब इंडिया की बारी आई है। इट कैन नॉट हैपन विदाउट टचिंग द शोर्स। 95% ऑफ इकोनॉमिक मूवमेंट थ्रू सी रूट ओनली। So this sector has to grow. There is a room to play for everyone. I would say, more and more people should be come in this sector, and this is really a good sector. But I doubt इतने सारा बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जहाँ जो प्लेयर्स हैं वो इतने सक्षम हैं, आपके जैसा ग्रुप जैसा, जो कि बहुत एक्सपेंशन के लिए भी काफी सक्षम है, तो वो बहुत सारा आपके पास भी स्कोप है टू ग्रो। एंड विद दिस आईपीओ एंड विद दिस एडेड दिस लिस्टिंग, you should be all the more strengthened, और उसके साथ में तो आप और बेहतर काम और बड़ा एक्सपेंशन भी कर पाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। लेकिन फ्यूचर गाइडेंस में आपने कुछ भी नंबर्स नहीं दिए हैं, तो वो मुझे थोड़ी सी एक तकलीफ है। नहीं, the economy is growing. I think we have intention to grow and will continue to grow. This is what we would do. And we know that definitely you will be doing that, because ultimately we know we just talked about all those things, key factors, and everything is in place, including probably stars also aligned with the business. So thank you so much for your time. बहुत मजा आया आपसे बात करने में, और उम्मीद करते हैं कि एक अच्छे आईपीओ के साथ में जहाँ पे बाजार, जहाँ पे निवेशक आपका खुले दिल से, खुले हाथों से स्वागत करेंगे, और उसके बाद उस पार्टी में हम भी शामिल होंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद लाल जी। थैंक यू सो मच। तो ये थे JSW इंफ्रा के जॉइंट एमडी एंड सीईओ महेश्वरी जी, जो बता रहे थे कि किस तरीके से कंपनी बिल्कुल सही जगह पोजीशन है, सही तरीके से काम कर रही है, बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि निवेशकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बढ़िया तेजी के साथ में कंपनी ग्रो कर सकती है, लिस्टिंग के बाद में आईपीओ आ रहा है, और एक्सपर्ट से भी बात करेंगे अलग से। तो इस तरीके की जानकारी, इस तरीके की खबरें लेकर के आते रहते हैं आपके लिए इंडियन न्यूज़ बिजनेस पे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और देखते रहिए इंडियन न्यूज़ बिजनेस। धन्यवाद।